इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं इन इनएक्टिव स्टेट। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है और यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं। आपके अंदर भी प्रेजेंट है, मेरे अंदर भी प्रेजेंट है, सभी के अंदर ये प्रेजेंट है, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेट में आपकी ब्लड के अंदर घूम रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें हेल्दी पर्सन की, तो हेल्दी पर्सन के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट में है, लेकिन जैसे ही कोई पैथोजन की एंट्री होती है, कोई फॉरेन एंटीजन की एंट्री होती है बॉडी के अंदर, यानी कि इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद में ये डिफेंस, होस्ट डिफेंस में हेल्प करते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब। कैसे? वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करेंगे, आफ्टर एक्टिवेशन वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को एनहांस कर देंगे या फिर इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को एनहांस कर देंगे। नाउ अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें तो C1 से लेकर C9 तक, C1, C2, C3 एंड सो ऑन, तो C1 से लेके C9 तक इनकी नंबरिंग है। और टोटल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो 11 प्रोटीन्स हैं, क्योंकि जो C1 है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, C1Q, C1R और C1S। तो इसलिए टोटल कितने हो गए हमारे पास? 11 प्रोटीन्स हो गए। अगर हम बात करें हाईएस्ट और लोएस्ट कंसंट्रेशन की, तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है? तो दैट इज़ C3। और लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कौन सा है? C2। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डिफरेंट पाथवेज फॉर द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिफरेंट जो पाथवेज हैं, पहला पाथवे क्लासिकल पाथवे, देन वी हैव मैनोज बाइंडिंग, लेक्टिन एक्टिवेशन पाथवे, देन ऑल्टरनेट पाथवे। सो क्लासिकल पाथवे जो होता है दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। द सेकेंड पाथवे विच इज़ मैनोज पाथवे, वो कैसे एक्टिवेट होगा? कोई भी मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर मैनोज प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैनोज जो है अगर प्रेजेंट है तो हमारा सेकेंड पाथवे चलेगा। ऑल्टरनेट पाथवे किस केस में होता है? इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एंडोटॉक्सिन है और द ट्यूमर सेल्स की वजह से जो हमारा पाथवे चलेगा वो चलेगा ऑल्टरनेट पाथवे। अब ये जो पाथवेज है उनमें क्या डिफरेंस होता है? उनमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन का डिफरेंस होता है, मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो किस सीक्वेंस में एक्टिवेट हो रहे हैं, पहले कौन सा हो रहा है फिर बाद में कौन सा हो रहा है। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन है ना डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की, वो डिफरेंट है इन तीनों पाथवेज में। अब हम बारी बारी से देखेंगे तीनों को और फिर बाद में इनको कंपेयर भी करेंगे। द फर्स्ट पाथवे इज द क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है? बाय द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से ये एक्टिवेट होगा। और एंटीबॉडी कौन सी? IgM, IgG। सो अब सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास C1 जो है वो एक्टिवेट होगा। C1 एक्टिवेट होगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 1 जो है वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद फर्दर क्या होगा? C4 एक्टिवेट होगा एंड ये जो C4 है वो स्प्लिट होगा इनटू C4A एंड C4B। ठीक है, C4 क्या होता है? स्प्लिट होगा C4A में और C4B के अंदर। अब देखो जो हमारे पास C4A है, ये जो C4A है ये तो क्या होता है? एनाफाइलोटॉक्सिन होता है, एनाफाइलोटॉक्सिन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और ये जो C4B है ये क्या होगा? ये कंटिन्यू करेगा कैस्केड को। तो हमें किसका यहाँ पे फर्दर जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? C4B चाहिए। तो C4B जो है वो फर्दर पाथवे में चलेगा। सो सबसे पहले क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आया, C1 एक्टिवेट हुआ, फिर C4 एक्टिवेट हुआ, C4 स्प्लिट हुआ इनटू C4A C4B। अब ये जो C4B है ये हमारे पास में हमें चाहिए फर्दर
तो यहाँ पे आ गया क्या, C4B। अब इसके बाद क्या एक्टिवेट होगा, C2। देखो ये जो सीक्वेंस है वो आपको याद कैसे रखनी है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होती है। हमें क्या करना है, ये जो हमारा 4 है, ये जो 4 है इसकी पोजीशन को चेंज करना है, इसको उठा करके 1 के नीचे लाना है। सो हमारी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो पाथवे चलेगा उसमें सीक्वेंस क्या रहने वाली है, पहले आएगा C1, फिर आएगा 4 2 3 5 6, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल जैसे काउंटिंग चलती है वैसे ही है, बस आपको 4 की पोजीशन को चेंज करना है। 4 जो है वो C1 के बाद आएगा, ठीक है। तो C1 फिर C4 फिर C2 फिर C3 फिर C5 फिर C6 टू C9। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो C2 जो है, पहले C1 आया, ठीक है, C1 के बाद C4 एक्टिवेट हुआ, फिर C4 के बाद C2। अब ये जो C2 है ये क्या होगा, C2A C2B में स्प्लिट होगा, और फर्दर जो हमारे पास में कंटिन्यू करेगा कैस्केड को वो कौन होगा, C2A। तो पहले आपने क्या सिलेक्ट किया था, C4B, और इस बारी क्या लेना है, C2A। तो क्या बन गया, C4B2A। सिंपली हमने क्या किया है, सिंपली जो हमारा ऊपर वाला था ना, ये जो C4B था इसमें हमने ऐड करना है, इसमें फर्दर प्लस प्लस करते जाना है, ठीक है। अब ये जो C2B है, C2A है, ये इसके साथ में ऐड कर दो। सो हमारे पास क्या बन गया, C4B2A। अब जो नेक्स्ट है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो अब 3 एक्शन में आएगा। अब ये जो 3 है ये भी टूटेगा C3A में, C3B में, सब A और B में टूट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, C3B। आपने यहाँ पे सीक्वेंस देखी, पहले हमने B सेलेक्ट करा 4 के केस में, फिर नेक्स्ट वाले में हमने A सेलेक्ट करा, फिर हमने यहाँ पे B सेलेक्ट करा। तो इस सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो कि पहले A फिर B और फिर BAB, ठीक है। तो जो हमारा C1 था वो एक्टिवेट हुआ, C1 के बाद में C4, 4 के बाद में C2, फिर C3। सिंपल है, बस ऐड करते जाना है। अब C3 जो है वो फर्दर C3A और C3B में टूटेगा। अब हमें किसको सिलेक्ट करना है, C3B को सिलेक्ट कर लिया और 3B को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब C है ना, तो C तो कॉमन आ गया, इसलिए हम बार बार C नहीं लिख रहे। तो C जो है वो बाहर कॉमन आ गया, इसलिए हम बार बार C नहीं लिख रहे। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, 5, C5। अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी ना कि पहले आपने क्या लिखना है, 1 2 3 4 5। सिंपली हमने क्या किया, 4 की पोजीशन को चेंज कर दिया और 4 को 1 के नीचे लिख दिया। तो वही तो चल रहा है, C1 हुआ, फिर C4 आया, फिर C2 आया, फिर C3 आया, अब आ गया है C5। अब ये जो C5 है वो स्प्लिट होगा, उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो C5A है, C3A है और C4A है, ये सारे के सारे क्या है, एनाफाइलोटॉक्सिन्स है। दीज आर द एनाफाइलोटॉक्सिन्स। एनाफाइलोटॉक्सिन मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, और इनका जो लेवल रहता है वो इस तरीके से रहता है। तो सबसे ज़्यादा एनाफाइलोटॉक्सिन कौन है, C5A। तो ये आपके इस पाथवे में नहीं है, ध्यान से देखो, ये आपके पाथवे में नहीं है। सो अब क्या होगा, सीक्वेंशियल बाइंडिंग होगी, C5 C6 C7 C8 C9। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स।
ये क्या करेगा, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या बना देगा, पोर्स बना देगा। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। अब ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक सारे मिल करके यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया इन्होंने और एक पोर क्रिएट कर दिया है, एक पोर क्रिएट कर दिया है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारे पास जो वाटर है, जो आयन है, जो वाटर है, आयन्स हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे। जब ऑब्वियसली उसकी मेम्ब्रेन में छेद हो चुका है तो जो पानी है, जो आयन्स है, वो सब भी, जो भी बाहर का फ्लूइड है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो उसका जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उस माइक्रोब की लिसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, लिसिस हो जाएगी। सो कुछ नहीं करना होता है इसमें, क्या करना है, जैसे C4B था तो इसमें फिर 2A ऐड कर दिया, फिर 3B ऐड कर दिया। आपको ऐड करते जाना है, ये अपने हाथ मिलाते जाएंगे, इनकी चेन जो है वो लंबी होती जाएगी क्योंकि इन्हें एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, इनको एक अपनी गैंग बनानी है, इनकी गैंग जो है वो बड़ी होती जा रही है। तो आपको चीज़ों को ऐड करते जाना है, प्रोटीन्स को ऐड करते जाना है। ओके, वन मोर पॉइंट हियर, ये जो हमारे पास में आप देख रहे हैं C3 को स्प्लिट कराने वाला कौन है, C4B2A। तो इसको बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। इसको क्या बोलेंगे, C3 कन्वर्टेज, क्योंकि ये C3 को ब्रेक डाउन करा रहा है, उसको स्प्लिट करा रहा है इनटू C3A एंड C3B। देन हमारे पास में C5 को कौन स्प्लिट करा रहा है, ये वाला जो हमारा बना है C4B2A3B। तो इसको बोला जाता है C5 कन्वर्टेज। इसको क्या बोला जाएगा, C5 कन्वर्टेज। तो जो C5 को स्प्लिट करा दे, जो C5 का ब्रेक डाउन करा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं C5 कन्वर्टेज। सो मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में क्या है, यहाँ पर C1 क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, बाकी आपका जो रेस्ट पाथवे है वो सेम रहेगा एज द क्लासिकल वन। तो बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल में मैनोस प्रेजेंट है, अगर ऐसा बैक्टीरिया ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है तो उससे क्या एक्टिवेट हो जाएगा, C4 एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे C1 का रोल नहीं आ रहा है, C1 यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों पाथवेज को कंपेयर किया हुआ है। क्लासिकल वाले में वैसा ही चलेगा मैनोस वाला भी, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर C1 जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली C4 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो C4 है यहाँ से जो है आपका पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बस ऊपर जो C1 का एक्टिवेशन था वो यहाँ पे नहीं होगा, C1 यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, रेस्ट पाथवे आपका सेम है। ठीक है, तो पहले क्लासिकल और मैनोस वाला पाथवे ऑलमोस्ट सेम है, बस एक स्टेप का डिफरेंस है कि मैनोस वाले में C1 जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब हम थर्ड पाथवे की बात करेंगे विच इज़ ऑल्टरनेटिव पाथवे, जो कि कैसे एक्टिवेट होगा, बाय द एंडोटॉक्सिन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कैंसर सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो हमारा एंडोटॉक्सिन है, जो माइक्रोबियल एंडोटॉक्सिन है, उसकी वजह से क्या हुआ, C3 जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब C3 जो है आपका फर्दर स्प्लिट होगा C3A में और C3B में, C3A में और C3B में। यहाँ पे आगे जो फर्दर हमारा कैस्केड में इन्वॉल्व रहेगा, कंटिन्यू करेगा कैस्केड को, वो क्या होगा, C3B। तो ये वाला जो है हमारा फर्दर चलेगा। तो यहाँ पे देखिए C3B। उसके बाद में एक फैक्टर है यहाँ पे विच इज़ फैक्टर B। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में फैक्टर B है, ये जो हमारे पास में फैक्टर B है,
ये फर्दर हमारे पास में स्प्लिट होगा इनटू कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। जैसे कि आप हर बारी से करते आए हो कि हर एक चीज़ ए और बी में टूटती है, तो वैसे ये जो बी फैक्टर है ये भी अगर टूटेगा ए और बी में स्प्लिट होगा। और हमें क्या सिलेक्ट करना है, ये बी बी, तो ऐड कर दो कैपिटल बी स्मॉल बी, जो है हमने ऐड कर दिया। जो ऊपर वाला कंपोनेंट था C3b, उसमें आपने ये वाला जो कंपोनेंट है वो ऐड कर देना है। अब हमारे पास क्या बन गया, C3bBb। एंड इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, C3 कन्वर्टेज। दिस इज़ नोन एज C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, C3 की स्प्लिटिंग कराएगा, C3 को क्या करेगा, स्प्लिट कराएगा, C3 का ब्रेक डाउन कराएगा। सो आपका ये जो C3 है वो भी फर्दर A और B में टूटेगा, C3A C3B, एंड आपको क्या चूज़ करना है, C3B। सभी में इधर आपने देखा ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही इजी है, ये जो ऑल्टरनेट वाला है ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक जो आपकी स्प्लिटिंग हो रही है उसमें बी वाले को चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले C3 के ऊपर उसने एक्ट किया, C3 जो है वो A और B में टूटा, C3A C3B, हमने B वाले को चूज़ कर लिया। उसके बाद एक्शन में आया फैक्टर B, ये भी क्या हुआ, A और B में स्प्लिट हुआ, हमने B वाले को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कौन आया हमारे पास में, C3। उसके बाद में क्या आया, C3, ये भी क्या हुआ, A और B में टूटा, हमने किसको सिलेक्ट करा, B को। तो हर एक केस में हमने B को सिलेक्ट करा है। एंड इसको क्या बोला जाता है, C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज क्यों, क्योंकि ये C5 की क्या कराएगा, स्प्लिटिंग कराएगा। तो बाकी फिर फर्दर तो सेम ही है, फर्दर तो हमारे पास क्या है, C5 से लेके C9 तक एक्टिवेट होंगे और फिर वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर जो है सेल की लिसिस हो जाएगी। देखो जो फर्स्ट टाइम जब पैथोजन की एंट्री होती है ना, जब फर्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री होती है, तो उस टाइम पे जब ये पैथोजन है, इसको मान लेते हैं ये पैथोजन है, इसकी एंट्री हुई तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, उसके अगेंस्ट नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे चलता है वो चलता है एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे, जो कि कौन सा है, ऑल्टरनेट पाथवे आपका क्या है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, तो ये चलेगा। अब जब सेकेंड टाइम एंट्री होती है, जब पैथोजन की यहाँ पर सेकेंड टाइम एंट्री होगी, तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन चुकी होगी, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी होगी उसके अगेंस्ट। तो अब जो पाथवे चलेगा वो चलेगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे, जो कि होता है हमारे पास क्लासिकल पाथवे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो क्विकली, जो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड वाले हैं वो कम्प्लीटली सेम है, बस यहाँ पे फ़र्क ये आ जाता है कि जो सेकंड पाथवे यहाँ पे C1 नहीं होता, सीधा C4 से आपको स्टार्ट करना है। फिर ऑल्टरनेट पाथवे है, इसमें तो थोड़े से ही स्टेप हैं, बस C3 हमेशा आपको B वाला, जो जब भी स्प्लिटिंग होएगी तो B वाले को सिलेक्ट करना है, B वाले को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जब भी स्प्लिटिंग होएगी तो आपको BAB इस पैटर्न में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B फिर A और फिर B। अगर हम बात करें फंक्शंस के बारे में, तो सबसे पहला फंक्शन आप बता सकते हो यहाँ पे सेल लिसिस, कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो सेल लिसिस में हेल्प करता है। क्या होता है कि पहले ये जो प्रोटीन्स थे ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, ये हमारे ब्लड में फ्रीली घूम रहे थे, ठीक है, ये हमारे ब्लड में फ्रीली घूम रहे थे, लेकिन अब ये क्या थे, पहले क्या थे, इनएक्टिव स्टेट में थे, लेकिन जैसे ही पैथोजन आता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। और जब ये एक्टिव स्टेट में आएंगे तो क्या होगा, मान लो ये ब्लैक वाला क्या है, आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है,
अब ये सारे के सारे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो इस तरीके से क्या बना देंगे, यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे एंड इसके जो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या बना देंगे, पोर्स बना देंगे। अब ये पोर जो बन गया है, यहाँ पे पोर जो बन गया है, टारगेट जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पोर बन गया है, इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है या जो आयॉन्स है वो इस बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे। इसका सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल स्वेल हो जाएगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि इसकी लिसिस हो जाएगी। सेकेंड फंक्शन आप बता सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो ऑप्सोनाइजेशन में भी हेल्प करता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ करने को ही हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड जो हमारे C3A, C5A, जो C4A है, ये आपके क्या होते हैं, एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन को एनहांस करते हैं। और इन्फ्लामेशन क्या है आपका, वन ऑफ द बैरियर, इनेट इम्यूनिटी का बैरियर होता है इन्फ्लामेशन। सो ये उसको भी एनहांस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स दे ऑल्सो बाइंड टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड देन दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेंड्राइटिक सेल एंड उसके बाद में एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी ये हेल्प करते हैं। अब फटाफट से क्विक डिफरेंसेस देख लेते हैं तीनों पाथवेज के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे इनिशिएटर कौन था, मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो इनिशिएट कर रहा था इस पाथवे को। लेक्टिन पाथवे को कौन करेगा, जो माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल में मैनोस प्रेजेंट है, अगर वो बॉडी के अंदर आ जाता है तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे एक्टिवेट होगा वो लेक्टिन पाथवे होगा। थर्ड इज़ द ऑल्टरनेट पाथवे, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंडोटॉक्सिन से इनिशिएट हो रहा था। अब जो फर्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो क्लासिकल में C1, लेक्टिन पाथवे में C4 और ऑल्टरनेट में C3B। और C3 कन्वर्टेज क्या है, जो क्लासिकल है और लेक्टिन है उसमें सेम है और जो ऑल्टरनेट है उसमें अलग है। तो क्लासिकल वाले में होता है C4B2A और लेक्टिन वाले में भी सेम है और ऑल्टरनेट वाले में क्या होगा, C3BB। जो C5 कन्वर्टेज है, आप सिर्फ C3 कन्वर्टेज को ही याद करें, C3 कन्वर्टेज को ही याद करें और C5 कन्वर्टेज आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें खाली 3B को आपको ऐड करना है, ओनली 3B। देखो ये हमारे पास में C3 कन्वर्टेज था, इसमें हमने 3B ऐड करा तो C5 बन गया, 3B ऐड कर दो, 3B ऐड कर दो, तो बस C3 कन्वर्टेज याद कर लो। नाउ नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट लेवल है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का जो लेवल है सीरम के अंदर वो क्या रहता है। क्लासिकल पाथवे में ऑल C1 से लेके C9 जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनका लेवल लो रहेगा। लेक्टिन पाथवे में C1 नॉर्मल एंड बाकी का लो रहेगा। और अगर हम ऑल्टरनेट में बात करें तो C1, C4, C2 में नॉर्मल और बाकी लो रहेंगे। इम्यूनिटी की बात करें तो जो हमारा क्लासिकल पाथवे है दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रोल आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लासिकल होता है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है और एंटीबॉडी जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। तो बिकॉज इट इज़ एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे क्लासिकल। नाउ जो लेक्टिन पाथवे है वो इनेट इम्यूनिटी एंड ऑल्टरनेट पाथवे ऑल्सो इनेट इम्यूनिटी। ऑल्टरनेट पाथवे को एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं होती, तो इट इज़ एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। लेकिन जो क्लासिकल पाथवे है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।